हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और ये टू दी फोर सीरीज की डे 4 है। और इसकी जो कोटेशन है वो ये है, इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू सर्टेनली, इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। बिल्कुल सही बात है कि अगर सीखना चाहते हैं तो सीखने की इच्छा होना सबसे पहला स्टेप है। इफ़ यू हैव टेकन दैट स्टेप देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। वो स्टेप लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बड़ा मुश्किल काम है। वो सीखने की इच्छा होना ही सबसे जो है मुश्किल काम है। खैर, अगर वो इच्छा आ जाती है तो चीज़ें जो है वो आसान होती चली जाती हैं। और आज के MCQs हैं शेक्सपियर एंड ग्रामर पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये UP TGT PGT एंड DSSB के हमारे वीडियो बैचेस हैं जो आप एक मिनट, UP TGT PGT और DSSB के वीडियो बैचेस जिसमें लिटरेचर और ग्रामर का सारा कंटेंट है। इसके अलावा जो नोट्स हैं वो आपको बुक फॉर्म में आपके घर पर जो है वो मिलेंगे, बुक फॉर्म में आते हैं। और आप बाकी इसके बारे में कुछ भी जानना चाहें तो आप प्ले स्टोर से इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करें और उस पे सारा आपको स्टोर में जाकर ये सारा चीज़ आपको वहाँ पर दिख जाएगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप 7895937338 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो है, ओफिलिया इज द बिलवेड ऑफ। दिस इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओफिलिया इज द बिलवेड ऑफ। कई बार क्या होता है कि मैं क्वेश्चन का आंसर बताते बताते उसके और आगे बढ़ जाती हूँ, क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाती। तो आज पहले मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। ओफिलिया बिलवेड है हैमलेट की। ओफिलिया इज द बिलवेड ऑफ हैमलेट। हैमलेट जो कि शेक्सपियर का सबसे लंबा प्ले है और हैमलेट जो है वो अपनी, हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। हैमलेट की जो कि प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैं उनकी बिलवेड का नाम है ओफिलिया। ओफिलिया का इसमें एक बहुत फेमस जो है वो सीन है, जो फ्लावर सीन है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये फ्लावर सीन जो है एक्ट 4th सीन 5th में है। ये जो फ्लावर सीन है इसमें ओफिलिया जो है वो कुछ फ्लावर्स देती है। ओफिलिया के बारे में बता रही हूँ, वो फ्लावर्स देती है। एक क्वेश्चन ही आया था, विच फ्लावर मैड ओफिलिया डजंट गिव अवे। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ओफिलिया जो है वो फ्लावर्स देती है, फेनल। सबसे पहले वो फेनल के फ्लावर्स जो है वो देती है क्लॉडियस को, जो फ्लैटरी का सिंबल है। उसके बाद वो कोलम्बीन जो है वो देती है, जो कि इनफिडेलिटी का या इनग्रेटिट्यूड का सिंबल है, क्लॉडियस को ही देती है। र्यू जो देती है सौरों का सिंबल है, जो वो गर्ट्रूड को देती है। इसके अलावा डेजी देती है जो स्प्रिंग टाइम एंड लव का सिंबल है। वो वायलेट्स नहीं दे पाती है क्योंकि वो उसकी फादर की डेथ के साथ ही खो गए हैं। वायलेट्स जो कि सिंबल है स्वीटनेस के। अपने भाई लियाटीज को वो देती है रोजमेरी, और जो रिमेम्बरेंस के लिए हैं, और पेंजीज जो कि थॉट के लिए। ये एक्ट 4th सीन 5th में ये एक सीन है, फ्लावर सीन, जिसमें एक क्वेश्चन था कि कौन सा फ्लावर मैड ओफिलिया नहीं देती, तो वायलेट्स, क्योंकि वो उसके फादर की मृत्यु के साथ खो गए हैं, जो स्वीटनेस का सिंबल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मेलाइनिटी। मोटिवलेस मेलाइनिटी, बिना बात के किसी के प्रति इल फीलिंग पालना, ये ओथलो में इयागो का काम है। इयागो ओथलो से जेलस है। इयागो की वजह से ही ओथलो का डाउनफॉल होता है। और ये जो टर्म है मोटिवलेस मेलाइनिटी, ये कॉलरिज ने दी। कॉलरिज जो कि एल्डर रोमांटिक्स थे, जिन कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने आगाज़ किया था रोमांटिक एज का बाय जो है लिरिकल बैलेड से। तो ये जो टर्म है मोटिवलेस मेलाइनिटी, ये किसने दी है? ये टर्म दी गई है कॉलरिज के द्वारा। किसको दी गई है? इयागो को। कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर। कॉर्डेलिया किंग लियर में, किंग लियर की
तीन जो है वो बेटियां हैं। किंग लियर जो कि एक 80 ईयर्स ओल्ड जो एक ब्रिटेन के किंग हैं। ये कहानी में किंग लियर जो हैं वो अपनी तीनों बेटियों को अपना किंगडम जो है बराबर हिस्सा देना चाहते हैं, मगर कॉर्डेलिया की स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से वो अपना दोनों किंगडम अपनी दोनों बेटियों गॉनरिल और रीगन में बांट देते हैं। और उसके बाद वो दोनों ही अपने फादर को धोखा देती हैं। फिलियल इनग्रेटिट्यूड इसकी थीम है। और कॉर्डेलिया अपने फादर, उसकी शादी जो है वो किंग ऑफ फ्रांस से होती है और वो अपने फादर की मदद करती है जस्ट बिकॉज ऑफ लव। तो ये है आउट ऑफ अ जेन्युइन लव फॉर हिम। अब ये इसमें ऑप्शंस देखिए, ही हैड गिवन अ लायन शेयर, ऐसा नहीं है क्योंकि वो कुछ दिया ही नहीं। ही हैड डिप्रीव्ड हर ऑफ अ शेयर इन द किंगडम, और आउट ऑफ अ जेन्युइन लव फॉर हिम। तो इसके ये क्वेश्चन है आउट ऑफ अ जेन्युइन लव फॉर हिम। ये प्ले की एंडिंग जो है उसको नाहम टेट ने इसको हैप्पी एंडिंग जो है वो दी थी। शेक्सपियर रॉट, शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं? शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से 1 से 126 तक उन्होंने अपने पैट्रन को समर्पित करे हैं। उससे आगे के जो हैं जो सोनेट्स हैं 127 से 154 तक ही कहना चाहिए डार्क लेडी को है, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि 26 सोनेट्स उन्होंने उनको करे हैं। बाकी के जो 2 लास्ट के सोनेट्स हैं वो क्यूपिड को समर्पित किए गए हैं। ये एक्चुअली ये जो सोनेट्स लिखे गए थे ये शेक्सपियर ने बहुत प्राइवेट अपने उसके लिए लिखे थे और इनको जनरल पब्लिक के लिए ये नहीं थे। तो उन्होंने लिखे हैं 154 सोनेट, और जिन्हें थॉमस थॉर्प ने 1609 में इनको पब्लिश जो है वो किया था। तो ये है पब्लिश हुए थे थॉमस थॉर्प के द्वारा 1609 में। Who said it? How poor are they that have no patience? What wound did ever heal but by degrees? ये लाइंस इयागो की लाइंस हैं ओथलो में। जब जो रॉड्रिगो है वो इम्पेशेंट हो रहा है कि उसका प्लान जो है इयागो का काम नहीं कर रहा है, तो इस पे इयागो जो है वो उसे कंसोल करते हुए कहता है कि कितने लोग वो कितने इम्पेशेंट होते हैं जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता। ऐसा कौन सा घाव है जो चुटकियों में भर जाता है? धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो होती हैं, तो इवेंचुअली द प्लान विल बी सक्सेसफुल। तो इसीलिए ही शुड कीप पेशेंस। तो वो उसे यही समझाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। तो ये लाइंस हैं इयागो की। शैलॉक इज अ कैरेक्टर इन, शैलॉक एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है शेक्सपियर के प्ले। जो पहले जब शेक्सपियर ने लिखा था तो उसे शेक्सपियर ने कॉमेडी में ही डाला था, जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस ये एक जो प्रभावित है ये मार्लो के ज्यू ऑफ माल्टा से प्रभावित है, जिसमें ज्यू है ब्रबास, और शैलॉक का कैरेक्टर वहीं से लिया गया है। ये प्ले पहले कॉमेडीज़ में ही कंसिडर होता था, लेकिन बाद में क्रिटिक्स ने इसे ट्रेजी कॉमेडी जो है वो माना है, क्योंकि इसमें ज्यूज के ऊपर अत्याचार दिखाया गया है। इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज हेड ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद। ट्वेल्थ नाइट की जिसकी शुरुआत होती है कि शिपरैक होता है, ओलिविया जो है वो सिजेरियो के रूप में जो है इलीरिया में आती है, और ट्वेल्थ नाइट में ओलिविया एक लव ट्रायंगल जो है वो बनता है। तो ओलिविया इज़ इन लव विद ड्यूक ऑर्सिनो, जो वायला से प्यार करते हैं। तो ये है ओलिविया इज़ इन लव विद ड्यूक ऑर्सिनो। वायला डिस्गाइज्ड एज ट्वेल्थ नाइट ओलिविया। वायला कब डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो? ये कुछ जो है ये ओलिविया एंड एक मिनट मैं कुछ उल्टा बोल गई हूँ शायद मैं फिर उल्टा बोल गई हूँ। ये यही है इसका आंसर। ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज हेड ओवर हील्स इन लव विद, ये और मैं मिस्ट्रेस का नाम जो है वो उल्टा बोल गई हूँ। ओलिविया इज इन लव विद वायला, जो कि सिजेरियो के रूप में है। मैं उल्टा बोल गई इसको, तो मैं थोड़ा सा इसको करना चाहूँगी। देखिए कि वायला जो है, वायला शिपरैक होता है, और वायला जो है वो
इलीरिया में आती है और उसने जो अपना रूप जो डिस्गाइज करती है, क्रॉस ड्रेसिंग है इसमें, वो सिजेरियो की लेती है। और ड्यूक ऑर्सिनो इज इन लव विद ओलिविया। तो ये मैं अभी बता रही थी आपको कि ये लव ट्राइंगल है। जो ड्यूक हैं वो प्यार करते हैं वायला से, सॉरी ड्यूक प्यार करते हैं ओलिविया से, और ओलिविया जो है, जो लेडी है, वो प्यार करती है किससे? वायला से। वायला किस रूप में? सिजेरियो के रूप में। वायला इस समय लड़के के रूप में है, तो ये लव ट्राइंगल है जिसमें ड्यूक इज इन लव विद ओलिविया, ओलिविया इज इन लव विद वायला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। तो कुछ का कुछ बोल गई थी, सॉरी फॉर दैट। और थोड़े से अभी कुछ अच्छा हुआ वो तो मैंने सही समय पे देख लिया, नहीं तो अभी हो जाता मैम आप क्या बोल रही हो। तो इसका आंसर है दैट्स वायला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। ओहो, एक गोला गलत हो जाता अभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमिनेटिंग पैशन ऑफ मकबेथ इज। मकबेथ जो कि शेक्सपियर की एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसमें मकबेथ जो है वो किंग डंकन को सिर्फ ओवरलैपिंग एम्बिशंस की वजह से मार देता है। और अगर विचेस कहीं ना कहीं इसमें जो विचेस हैं उनकी प्रोफेसी की वजह से भी ये बहुत हद तक जो ट्रेजेडी है वो उनकी वजह से भी होती है, जो उसके एम्बिशन को और जो है फ्यूल देती हैं। तो मकबेथ में उसका डोमिनेटिंग पैशन है एम्बिशन, जिसमें वोल्टिंग एम्बिशन भी कहा जाता है। यही उसका ट्रेजिक फ्लॉ है, यही उसका डोमिनेटिंग पैशन है कि मकबेथ को जो जब उसको किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनना है तो इसीलिए वो डंकन को मार देता है। द नेम ऑफ प्रॉस्पिरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट जो कि शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग है, शेक्सपियर का मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। इसमें प्रॉस्पिरो जो 12 साल से एक एन्चेंटेड आइलैंड पे रह रहे हैं, उनकी बेटी का नाम है मिरांडा। इसी टेम्पेस्ट को म्यूजिकल फॉर्म में निकाला था ड्राइडन ने, टेम्पेस्ट और द एन्चेंटेड आइलैंड, और उसमें मिरांडा को उन्होंने कहा है द ईव ऑफ द एन्चेंटेड आइलैंड। Which of the following plays does not belong to the group of 4 great tragedies? भाई 4 great tragedy तो ये हैं, यही एक घिसी पिटी सी ट्रिक है। हैमलेट, ऑथलो, किंग लियर, मकबेथ। अब किंग लियर भी है, हैमलेट भी है, ऑथलो भी है, जो बचा है वही एक जो है मकबेथ जो है इसमें नहीं दिया है। ये तीनों तो ट्रेजेडीज हैं, यही एक कॉमेडी है। तो ट्वेल्थ नाइट इज़ अ कॉमेडी जो कि बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी है और इसीलिए ये ही इस ग्रुप में फिट नहीं होती। शेक्सपियर इज indebted to one of the following sources for the subject matter of some of his plays. Choose the right one from the following. शेक्सपियर अपने हिस्ट्री प्लेस के लिए जिस सोर्स पर डिपेंड करते थे वो था हॉलिंशेड क्रॉनिकल्स, जिसमें उन्होंने हिस्ट्री जैसे चाहे वो हिस्ट्री प्लेस हों या थोड़ी बहुत जो है उन्होंने मतलब और भी जो उनके जो कम्प्लीटली हिस्ट्री प्लेस नहीं है उनमें भी अगर इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो उन्होंने हॉलिंशेड क्रॉनिकल से मदद ली है। अपने हिस्ट्री प्लेस के लिए ही उन्होंने जो मदद ली है, जो उनका सोर्स है, दैट इज हॉलिंशेड्स क्रॉनिकल, रैफेल हॉलिंशेड, ये क्रॉनिकल जिसमें इंग्लैंड की हिस्ट्री जो है वो लिखी हुई है। जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन। जूलियस सीजर वो प्ले है जब शेक्सपियर जो है उन ग्लोब थिएटर बन के तैयार हो गया था, तो पहला प्ले जो उसमें हुआ था वो जूलियस सीजर, ये कहा जाता है कि जूलियस सीजर हुआ था। तो ये जूलियस सीजर हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज के बीच में फॉल करता है। वैसे ये रोमन प्ले है, ये हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज के बीच में फॉल करता है। ये वन ऑफ द रोमन प्लेज है, दैट इज रोमन प्ले, यानी कि जिसमें रोमन हीरोज की कहानी जो है वो ली जाती है। एक जूलियस सीजर है और आपका एंटनी एंड क्लियोपैट्रा है, ये इनके रोमन प्लेज हैं। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स
वीनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रीस, जिसको बाद में उन्होंने टाइटल दिया था रेप ऑफ ल्यूक्रीस। ये पोएम्स, वीनस एंड एडोनिस जैसे कहते हैं, उनके करियर की शुरुआत हुई थी, एक अच्छे करियर की शुरुआत हुई थी। वीनस एंड एडोनिस एक एमोरस पोएम है, और रेप ऑफ ल्यूक्रीस जो है, जिसमें लिवी का उन्होंने जो हिस्ट्री ऑफ रोम को उन्होंने रीलिव किया है। तो ये उन्होंने जो डेडिकेट करी थी, ये हेनरी रोजले को करी थी, ठीक है, हेनरी रोजले को। तो ये है द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रोजले को उन्होंने जो है वो की थी, दैट इज अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, हेनरी रोजले को, WH। The Comedy of Errors is an adaptation of a Latin comedy which is। जितने भी एलिजाबेथन राइटर्स थे, ये अपने सोर्स के लिए, ट्रेजेडी के लिए सेनेका को, और कॉमेडी के लिए प्लेट्यूस को फॉलो किया करते थे। और प्लेट्यूस का जो वर्क है मैनकेमी ट्विंस, जिसमें जो ये कहानी है मिस्टेकन आइडेंटिटी की, तो इसका जो सोर्स है दैट्स मैनकेमी, दैट इज मैनकेमी। प्लेट्यूस का वर्क है मैनकेमी। एलिजाबेथन राइटर्स कॉमेडी में जिन को फॉलो किया करते थे, वो रोमन राइटर्स को किया करते थे, जिनमें है प्लेट्यूस, और उनका बहुत ही फेमस वर्क है मैनकेमी। शेक्सपियर सोनेट 1 to 126 जनरली शो अ री इनएक्शन ऑफ। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं, 154 सोनेट्स लिखे हैं, 1 से 126 तक सोनेट्स एक यंग मैन से उनके रिलेशन को बताते हैं। तो पर्सनल रिलेशन विद अ रिच यंग पर्सन। The language used by Shakespeare in his dramas for the most part is। शेक्सपियर ने अपने प्लेज में जो लैंग्वेज यूज़ करी है, जो वो है ब्लैंक वर्स। ये ब्लैंक वर्स जिसमें राइम स्कीम नहीं होती, मगर उनका मीटर होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस सिलेबल जो है वो फॉलो करते हैं, लेकिन राइम स्कीम नहीं होती। तो उन्होंने फॉलो करा है ब्लैंक वर्स को। यही ब्लैंक वर्स जो मार्लो के हाथ में मार्लोज माइटी लाइन जो है वो बन गई थी, और इसी को ही उन्होंने, ब्लैंक वर्स को ही अपने वर्क्स में यूज किया है। One of the best plays, The Tempest, is the last of Shakespeare's play. He was inspired to write it by which incident? ये जो प्ले शेक्सपियर का, वैसे इस प्ले का ओरिजिनल प्लॉट है, मगर इसमें एक शेक्सपियर के बारे में माना जाता है कि एक उन्होंने एक शिपरैक की कहानी जो है वो पढ़ी थी, जो बरमुडास पर एक शिपरैक की कहानी उन्होंने पढ़ी थी, और एक सेलर जो है वो बरमुडास से वापस आया था, उसकी कहानी को उन्होंने पढ़ा था, तो उसी से प्रभावित होकर उन्होंने ये जो है ये प्ले लिखा था, टेम्पेस्ट। इसका बाकी का प्ले जो इसकी कहानी है वो ओरिजिनल प्लॉट है, लेकिन ये एक इंसिडेंट से प्रभावित होकर उन्होंने लिखा था कि जो बरमुडास पे एक शिपमैन वापस आए थे, और उन्होंने अपनी कहानी जो है उसमें लिखी थी। रिटर्न ऑफ द सेलर्स ऑफ अ शिप दैट हैड डिसअपियर्ड। जो शिप बरमुडास में जाकर डिसअपियर हो गया था, उसमें से एक सेलर का लौट के आना, उसके बारे में बताना, तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने ये प्ले लिखा था। रिकलेक्ट रोमियो एंड जूलियट एंड स्टेट द मीनिंग ऑफ माई लाइफ इज माई फोर्स डेट। अगर आप लोगों ने रोमियो एंड जूलियट पढ़ी ही होगी, तो रोमियो एंड जूलियट जो है उसकी शुरुआत बहुत फोरबोर्डिंग है। उसमें कहा जाता है कि स्टार क्रॉस्ड लवर्स की, जो इनके स्टार्स आपस में नहीं मिलते, और इसमें जो इसका प्रोलोग है उसमें ही ये बताया जाता है कि स्टार क्रॉस्ड लवर्स, रोमियो और जूलियट दोनों जो हैं वो एक दुश्मन फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, एक दूसरे की दुश्मन फैमिलीज़, एंड दे फॉल इन लव, और इसी वजह से दोनों की मृत्यु जो है वो होती है। तो रोमियो एंड जूलियट में जो ये टर्म है, माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेट, इसका मतलब है दैट ही लव जूलियट हु वॉज द डॉटर ऑफ द एनिमी ऑफ हिज फैमिली। कि माई लाइफ इज़ माई फोर्स डेट, कि मेरी जो ज़िंदगी है वो मेरे दुश्मन का कर्ज है। तो ही लव्ड जूलियट, जो कि उसके एनिमी की बेटी है।
द fault, dear Brutus, is not in our stars but in ourselves that we are underlings. ये कैशियस का रिमार्क है जब कैशियस इंस्टिगेट कर रहा है ब्रूटस को कि वी शुड किल जूलियस सीजर, क्योंकि लगातार रोमन्स की तरफ से लेटर्स मिल रहे हैं जिसमें जूलियस सीजर बहुत जो है बहुत एम्बिशियस होता जा रहा है और उसने सब्जुगेट करना शुरू कर दिया है लोगों को. ये ब्रूटस को इंस्टिगेट करने का प्लान था बिकॉज ही वॉज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे नोबलेस्ट रोमन्स में से एक था और जो है उसको अगर उसको अपनी तरफ मिला लिया तो ये कैशियस का मानना था कि रोम की जनता भी उनकी तरफ हो जाएगी. तो द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स, मतलब कि फॉल्ट हमारे सितारों में नहीं है मगर हम में है कि हम जो हैं वो अंडरलिंग्स हैं, यानी कि सब्जुगेटेड मार्जिनलाइज्ड हैं. तो इसीलिए इसमें ये कैशियस इंस्टिगेट कर रहा है. Cassius, he was jealous of growing power of Caesar and wanted to incite, वो ब्रूटस को इंसाइट करना चाहता था सीजर के अगेंस्ट. तो क्योंकि कैशियस जो है वो सीजर की बढ़ती पावर से बहुत ज़्यादा जेलस था. ये जेलसी क्या ना करवा दे. Who among the following Who among the following is the major critic of Shakespeare in the 20th century? 20th सेंचुरी में शेक्सपियर के मेजर क्रिटिक हैं A.C. ब्रैडले, जिन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम की बुक भी लिखी है. इन हेमलेट हाउ मेनी टाइम्स डज घोस्ट अपीयर? इसका जवाब आपको जगह जगह अलग अलग जो है वो मिलेगा और इसको जवाब आपको कौन से मिलेंगे मैं आपको बताती हूँ. पहला जवाब मिलेगा 3, दूसरा जवाब मिलेगा 4. एक्चुअली 3 तब कैसे मिलता है मैं आपको इसमें बताती हूँ कि सबसे पहले ये है एक्ट 1 सीन 1 में है, फिर उसके बाद एक्ट 1 में ही सीन 4th एंड 5th में है और फिर एक्ट 3rd में है सीन 4th में. ये इस तरीके से है एक्ट 1 सीन 1. अब क्या है कि कुछ लोग इस वाले को 4th 5th को एक ही मानते हैं क्योंकि उसमें शेक्सपियर ने मेंशन नहीं करा है, कंटिन्यूएशन में है. लेकिन अगर घोस्ट की प्रेजेंस को पूछा जाए तो घोस्ट 4 टाइम्स अपीयर होता है. एक्ट 1 सीन 1, सीन 4th एंड 5th एक्ट 1 के ही और एक्ट 3rd में सीन 4th में. तो ये 4 टाइम्स है. अब कई जगह आपको 3 भी मिलेगा क्योंकि उसमें 4th और 5th को कंटिन्यूएशन में मान लिया जाता है. तो अब इसको अब वो दैट डिपेंड्स कि कौन कैसे लेता है, बट मैं इसमें 4 जो है वो मार्क करवाऊंगी कि हेमलेट में घोस्ट जो है इट अपीयर्स 4 टाइम्स. इससे पहले घोस्ट के बारे में बात करी जा रही है मगर वो दिखा नहीं है, उसकी जो प्रेजेंस दिखाई गई है घोस्ट की वो 4 टाइम्स जो है वो दिखाई गई है. In which of her works does Virginia Woolf invent the fictional character of Shakespeare's sister naming her? मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. वर्जीनिया वुल्फ का एक बहुत ही फेमस जो है वो वर्क है दैट इज़ अ रूम ऑफ वंस ओन. रूम ऑफ वंस ओन जिसमें उन्होंने वुमेन राइट्स पर आवाज़ उठाई है. और इसके मैं आपको बताऊँ, इसमें उन्होंने रूम ऑफ वंस ओन में जूडिथ शेक्सपियर की प्लाइट जो है वो बताई है. उसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर जूडिथ शेक्सपियर उस समय होती तो चाहे उसके अंदर कितने ही टैलेंट क्यों ना होता मगर बीइंग अ वुमेन उसको जो है कहीं भी मौका नहीं दिया जाता. इसमें वो दिखाती हैं इस तरीके से कि जूडिथ शेक्सपियर जो है वो बहुत कुछ करना चाहती है मगर जस्ट बिकॉज ऑफ अ पेरेंट शी हैड टू गेट मैरिड इन अ वेरी अर्ली एज. बहुत जल्दी शादी हो जाती है. शादी के बाद शी वेंट टू लंडन, मगर जहाँ भी वो जिस भी जो थिएटर में जाती है उसको वहाँ से भगा दिया जाता है. शी गॉट प्रेग्नेंट और वो उसके लिए और भी उसके करियर के लिए एक बहुत ही बेकार चीज़ हो जाती है. अल्टीमेटली शी किल्स हरसेल्फ, वो अपनी को मार लेती है. फिर उसका घोस्ट अपीयर होता है जूडिथ शेक्सपियर का और वो जो और जितनी भी औरतें हैं उनसे ये एक अपील करती है कि जो
आप अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाई लेकिन आप जो हैं वो कर सकते हैं। तो हेयर शी हैज़ एक्सप्रेस द प्लाइट ऑफ द सिस्टर ऑफ इमेजिनरी सिस्टर ऑफ शेक्सपियर। ऐसा नहीं है कि ये शेक्सपियर की कोई सिस्टर है, ये वर्जीनिया वुल्फ ने एक कैरेक्टर क्रिएट करा है कि अगर शेक्सपियर की सिस्टर होती, उसमें शेक्सपियर जैसी ही क्वालिटीज़ होती, तब भी उसको शी वुड नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ वुमन टू नीश अ काव टू कार्व अ नीश। तो वो एक वुमेन के लिए बहुत डिफिकल्ट, एंड इट वॉज डिफिकल्ट, इट इज़ डिफिकल्ट। एंड देखते हैं अब आगे भविष्य में क्या होता है। मगर ये जो चीज़ है, इसमें उन्होंने ये चीज़ कही है कि एक इमेजिनरी कैरेक्टर, जूडिथ शेक्सपियर कोई है नहीं, जूडिथ शेक्सपियर एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा उनके फेमिनिस्टिक वर्क अ रूम ऑफ वंस ओन में क्रिएट किया गया है। शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट्स लिवीज अकाउंट ऑफ टार्किन्स लस्ट इन ए नैरेटिव वर्क कॉल्ड, ये मैं आपको बताऊं, लिवी ने एक वर्क लिखा है द हिस्ट्री ऑफ रोम। उसमें उन्होंने टार्किन की ल्यूक्रेशिया को रेप करने का वर्णन जो है किया है। शेक्सपियर की ये पोयम है द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, इसका पहले नाम ल्यूक्रीस था। रेप ऑफ ल्यूक्रीस में उन्होंने 7 लाइन स्टैंजा को इसमें यूज़ किया है और ल्यूक्रीस के रेप के बारे में बताया है इस पोयम में कि कैसे जो टाकिन है वो ल्यूक्रेशिया को, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वर्चुअस वुमेन है, उसको वो रेप करता है। The character Bottom appears in the following Shakespearean comedy. शेक्सपियर की कॉमेडी है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, जिसमें ये कैरेक्टर बॉटम अपीयर होता है, जो कि वीवर है, जो किंग एंड क्वीन की शादी पर वो एक प्ले कर रहे हैं जो ट्रेजेडी है, लेकिन जो वो ट्रेजेडी जो है वो कॉमेडी बन जाती है। और ये बॉटम इज द ओनली कैरेक्टर जो फेरीज के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि इसको बॉटम की आंखों पे ही बॉटम ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके जो फेरीज के उसमें आता है, जिसको पग जो है जिसके सिर पर एक एस का सिर जो है वो लगा देता है, और टाइटेनिया जो है उससे अट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि उसकी आंख में लव पोशन जो है वो लगा हुआ है। तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम का ये कैरेक्टर है बॉटम, जो कि प्रोफेशन से एक वीवर है, और यही एक ऐसा कैरेक्टर है जो फेरीज के कांटेक्ट में आता है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज I am a man more sinned against than sinning is an excerpt from the play. ये जो लाइन्स हैं ये किंग लियर की लाइन्स हैं। किंग लियर इसमें कह रहे हैं कि उनको वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जितना पाप किया नहीं उससे ज़्यादा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो किंग लियर एक सेल्फ डिल्यूजन में रहते हैं, और उसी की वजह फिलियल इनग्रेटिट्यूड इसमें दिखाया गया है, और इसीलिए वो ये कहते हैं कि मैं जितना डिज़र्व भी नहीं करता उससे ज़्यादा मुझे जो है तड़पना पड़ रहा है। तो दैट इज़ किंग लियर। चलिए, ये हुए शेक्सपियर के 25 क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं ग्रामर के, ये क्लॉजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और मैं ये अब आपको समझाऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है कि ये पूछा गया है कि इसमें जो अंडरलाइंड क्लॉज है ये कौन सा क्लॉज है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैं पहले पानी पी लूं जरा, बार बार गला सूख रहा है आज। I feel that she needs some guidance. I feel what? I feel what? जो क्लॉज what का जवाब दे वो नाउन क्लॉज होता है। तो दैट वगैरह से नहीं, आप वर्ब से पूछिए what, तो जो what का जवाब दे ये है नाउन क्लॉज। और ये सेंटेंस कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
द गर्ल हु इज वेयरिंग अ रेड कोट इज फ्रॉम माई स्कूल. अब इसमें पूछा है क्लॉज कौन सा है. ये जो हु है ये गर्ल के बारे में बता रहा है. तो अगर कोई क्लॉज अपने से जस्ट पहले वाले नाउन के बारे में बताता है तो दैट क्लॉज इज एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो दैट इज एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज. Although they are 250 miles apart, they keep in constant contact on the internet. Although they keep in contact. How? हालांकि they keep in constant. तो ये एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. जब एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो तो वो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. Rita loves to go to beach and spend her days sunbathing. रीता जो है वो बीच पे जाकर और spend her days sunbathing. दो क्लॉजेज हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, एंड से जुड़े हुए हैं और इसीलिए ये दोनों. रीता लव्स टू गो टू द बीचेस, रीता स्पेंड हर डेज सनबेथिंग. तो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, सब्जेक्ट एक ही है, दो बार यूज नहीं करा, एंड से जुड़ा है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब जुड़ता है तो वो क्लॉज कौन सा हो जाता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो जाती हैं और वो सेंटेंस बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस. चलिए आगे बढ़ते हैं. टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर ऑन व्हाट? Over where they would spend their summer vacation. तो Tom and Jerry have a big argument every summer. Have एक फाइनाइट वर्ब. ओवर वेयर दे शुड स्पेंड देयर. दो क्लॉजेज हुई, दो. एक क्लॉज है एक की जो प्रिंसिपल क्लॉज है, टॉम एंड जेरी हैव अ बिग आर्ग्यूमेंट एवरी समर. उस पर डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? ओवर वेयर दे शुड स्पेंड देयर समर वेकेशन. प्रिंसिपल एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ, ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक. अब मैं आपको जरा सेमीकॉलन के बारे में बताऊं कि सेमीकॉलन जो होता है वो दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को अलग करने के लिए यूज किया जाता है जब कंजंक्शन हम नहीं लगाते. तो जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ, सेमीकॉलन लगा हुआ है. सेमीकॉलन हमेशा दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को ही, हमेशा प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ेगा. ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज की मतलब हुआ कि इक्वल रैंक की क्लॉज. तो यहां सेमीकॉलन लग रहा है. जॉन डिसलाइक सिटिंग ऑन द रूफ, सेमीकॉलन, ही ऑलवेज गेट्स अ हेडेक. दो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, एक क्लॉज उसकी बिल्कुल बराबर की क्लॉज को जोड़ने के लिए कौन सा जो पंचुएशन मार्क यूज होता है, दैट इज सेमीकॉलन. तो सेमीकॉलन से जुड़ेगा तो प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ेगी. पहली प्रिंसिपल दूसरी कोऑर्डिनेट टू प्रिंसिपल कहलाएगी. इसीलिए ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस. देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई कुड फिट लिफ्ट. देयर वॉज अ टाइम व्हेन. अब यहां से होता है कि भाई व्हेन का जवाब दे रहा है तो एडवर्ब क्लॉज होना चाहिए, लेकिन आप देखिए नाउन आ रहा है, नाउन के बारे में व्हेन बता रहा है, नाउन के बारे में ये जो है ये क्लॉज बता रहा है, इसीलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज नहीं है. रमेश आस्क्ड मी वेयर आई लिव. रमेश आस्क्ड मी व्हाट. रमेश आस्क्ड मी क्या? वेयर आई लिव्ड. रमेश आस्क्ड मी व्हाट. वो जवाब तो व्हाट का आ रहा है ना, तो इसलिए ये कौन सा क्लॉज है? दैट इज नाउन क्लॉज. Identify the clause of the underlined part. Stand still if you value your life. Stand still. Why? If you value your life. तो why का जवाब दे रहा है, ये adverb clause है, condition वाला. That is adverb clause. Identify the clause of the underlined part. He came in while I was out. He came when? He came while I was out. तो ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि ये when का जवाब दे रहा है. He came in कब? While I was out. He came in. तो ये है एडवर्ब क्लॉज, ये when का जवाब दे रहा है. Identify the clause of the underlined part. The reason why I did this is obvious. इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है, the reason is obvious. रीजन के बारे में जो बताता हुआ क्लॉज है, रीजन है नाउन, जो नाउन के बारे में बताता हुआ क्लॉज है वो कौन सा होगा? एडजेक्टिव क्लॉज. तो दैट इज एडजेक्टिव क्लॉज.
Identify the clause of the underlined part. The reason why he took such a step is not obvious. The reason is not obvious. Reason के बारे में ही why वाला part बता रहा है, why वाला clause बता रहा है. Reason noun है, same वैसा ही question है. तो ये भी हो गया आपका, that is adjective clause. Identify the clause of the underlined part. पहले मैं आपको इसमें एक चीज बताऊं. The stolen property was found in dacoit's hiding place. इस वाले पार्ट में कहीं से भी, इस वाले पार्ट में ये कोई फाइनाइट वर्ब ही नहीं है. जब फाइनाइट वर्ब नहीं तो क्लॉज नहीं. ये तो क्वेश्चन ही गलत है. आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन. यहाँ क्लॉज नहीं होना चाहिए, यहाँ होगा फ्रेज. क्योंकि अगर फाइनाइट वर्ब नहीं है और कोई फ्रेज बन रहा है तो वो तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज होगा. अब ये द स्टोलन प्रॉपर्टी वाज फाउंड वेयर इन डेकोइट्स हाइडिंग प्लेस. तो ये वेयर का जवाब दे रहा है, और जो वेयर का जवाब दे वो क्या होगा, वो एडवर्ब फ्रेज होगा. तो इसीलिए ये क्लॉज नहीं होगा जी, ये होगा एडवर्ब फ्रेज. तो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है. क्लॉज तो ये है ही नहीं, फाइनाइट वर्ब नहीं तो क्लॉज नहीं. Which kind of sentence is the following? He confessed that he has committed the crime. He confessed what? He confessed, ये आपका principal clause. What? That he has committed the crime, subordinate clause. PC और SC हो तो complex sentence होता है. Identify the clause of the underlined part. The time when the boat leaves is not fixed. Principal clause है. The time is not fixed. When the boat leaves, the time के बारे में ये clause बता रहा है. Time noun है, जो noun के बारे में बताया adjective clause. तो ये है आपका adjective clause. तो यहाँ तक ये हुआ. एक और मैं आप लोगों से कहूँगी, कल एक था कि collective noun for constables था, तो वो उसमें मेरे को भी पहले पौसे ही लगा था, लेकिन मैंने फिर उसमें देखा कि वो 2-3 बुक्स में देखा कि वो पिछले कभी किसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन था, तो उसमें उन्होंने में बैच था, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि शायद बैच ही होना चाहिए, बट उसमें पौसे ही होना चाहिए, POSSE. तो उसमें मैंने कल वाले उसमें बताया था, तो जिन लोगों ने भी देखा हो, ये ह्यूमन मिस्टेक्स हैं. और मैं भी कभी कभी ह्यूमन ही हो जाती हूँ. जब मैं अपने ग्रह से यहाँ आ जाती हूँ तो मैं एलियन की जगह ह्यूमन बीइंग ही हो जाती हूँ, तो इसलिए. और थैंक यू वेरी मच जिसने हमें ये बताया कि बहुत, और इतने, मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है, ये ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं. और क्योंकि हम भाई, आप ये मान सकते हैं गलतियाँ तो सबसे होती हैं, सब किताबों में भी होती हैं, लेकिन एक तरीका होता है. और इतना अच्छे से, मतलब जब कोई गलती हो भी जाती है और लोग बताते हैं गलती, लेकिन उसमें भी बड़े तमीज़ से और कायदे से होता है, तो अच्छा लगता है कि हाँ, कि ठीक है भाई, मेरे से गलती होती है, मैं अपनी गलती मानने में कभी भी उस चीज़ को नहीं करती. मुझे गुस्सा तब आता है, बुरा तब लगता है जब लोग जो हैं, मतलब इस तरीके से बहुत ही ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं कि जो पढ़े लिखे लोगों को नहीं करनी चाहिए. वैसे अब एक बात ये है कि इस चैनल पर बहुत अच्छे सभ्य लोग ही आते हैं, इस तरीके के लोग इस पे आते भी नहीं हैं. और बस थैंक यू वेरी मच कि गलती बताने के लिए, सॉरी फॉर दैट. और उसको पॉज कर लीजिएगा. और बाकी तो सब बढ़िया है. अभी भी मैं बोलते बोलते कहीं कुछ का कुछ कह गई थी, लेकिन मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई, तो मैंने बीच में उसको देखकर ठीक कर लिया. और बस इतना ही. और पढ़ते रहिए, और सबसे पहली बात है कि आप मोटिवेटेड रहिए. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपके अंदर अगर सीखने की इच्छा है तो ही आपको कोई सिखा सकता है. अगर सीखने की इच्छा नहीं तो कोई कुछ नहीं सिखा सकता. थैंक यू वेरी मच. अब आज्ञा दीजिए, चलती हूँ. और एक छोटी सी विनती और, पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, नहीं पसंद आए तो भी कर देना, ठीक है. चलो चलते हैं, बाय बाय.